कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 लेक्चर 3। अब इसमें हमने आगे पढ़ा कि जो 6 सितंबर को एक पत्र निकला था जिसमें कहा गया था कि अंग्रेज नर नारियों की हत्याकांड जो कानपुर में हुई थी उस पर अंग्रेज सरकार का बहुत ज़्यादा और अंग्रेजों का भीषण क्रोध है, इसीलिए वे अंतिम समय तक अपने कोई बदला लेना नहीं भूलेंगे। और उसी दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। और उस समय में जो वहाँ का पार्लियामेंट था, जो वहाँ की संसद थी, उसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टॉमस हे ने जो एक रिपोर्ट वहाँ पर पेश की थी, अपने एक रिपोर्ट उनको दी थी, उस पर उन लोगों ने बड़ी ही हंसी उड़ाई और उनका बहुत ही मजाक उड़ाया, जिसमें सर हे के नाना कन्या पर दया दिखाने की बात को लिखी गया था। और उन्होंने उसमें ये लिखा गया था कि उनकी पुत्री, नाना साहब की जो पुत्री है मैना, उस पर दया दिखाया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। इसी पर बड़ी ही हंसी उनकी उड़ाई गई। ठीक है, उसमें लिखा गया हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। और कहते हैं कि ये निश्चित रूप से हे के लिए बड़े ही कलंक की बात है कि जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों की हत्या की थी उनकी कन्या के लिए वह क्षमा की बात को लिख रहे हैं। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। और उन पर एक आक्षेप भी लगाया गया, एक आरोप भी लगाया गया कि अपनी वृद्धावस्था के समय में जब उन्होंने अपना सारा जीवन अंग्रेज की सेना में बिता दिया, उसके बाद इस समय आकर के एक महाराष्ट्र की बालिका के सौंदर्य पर वो मोहित हो गए और शायद वो अपना कर्तव्य भूल गए। जबकि वो तो इसलिए दया याचिका उन्होंने वहाँ पर दायर किया था और क्षमा चाहा था कि उनकी कन्या को क्षमा कर दिया जाए, उसके जीवन की रक्षा की जाए, क्योंकि वो उनको अपनी पुत्री के समान ही प्रेम करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया कि जिससे उनका काफ़ी मजाक बनाया गया कि वो वृद्धावस्था में एक महाराष्ट्री बालिका के रूप पर मोहित हो गए, इसीलिए शायद वो उसके लिए क्षमा की बात को कह रहे हैं और वे अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या या अन्य कोई भी संबंधी जहाँ मिले मार डाला जाए। और फिर उसमें यह भी लिखा गया कि हमारे संबंध में कि नाना साहब के पुत्र, पुत्री या कोई भी सगा संबंधी जहाँ भी मिलता है, जहाँ भी उसके बारे में पता चलता है, वहाँ उसकी हत्या कर दी जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। और फिर वहाँ से प्रस्ताव पारित किया गया कि नाना साहब का जिस बालिका से प्रेमालाप हुआ है, यानी प्रेम संबंधी बातें हुई हैं, उन्हीं के सामने यानी सर टॉमस हे के सामने उस कन्या को फांसी पर लटका दिया जाए। ये गलत आरोप अंग्रेज सरकार ने टॉमस हे पर इसलिए लगाया क्योंकि वो अपनी पुत्री के समान मैना से प्रेम करते थे और उसके जीवन की रक्षा वो चाहते थे। सन 57 के सितंबर मास की अर्ध रात्रि में के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने नाना साहब के भगना विशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। और सन 1857, ठीक है, सितंबर का महीना था, आधी रात का समय था और भगना विशिष्ट नाना उस समय चांदनी रात में एक बालिका स्वच्छ वस्त्र उज्ज्वल वस्त्र पहनकर, यानी स्वच्छ यानी साफ और सफ़ेद वस्त्रों को, कपड़ों को पहन करके नाना साहब के भग्न अवशिष्ट यानी टूटे हुए, यानी जिसको हम खंडहर कहते हैं, ऐसे प्रासाद मतलब महल के ढेर पर बैठी हुई रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना ठहरी हुई थी और उसी खंडहर के पास जनरल आउटरम की सेना भी जो है ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। और सैनिकों ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो वे वहां गए और उन्होंने देखा एक बालिका वहां पे रो रही है, लेकिन वो बालिका सिर्फ रोती जा रही थी, वो किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रही थी, कोई उत्तर वो नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। उसने उससे तुरंत पहचान लिया और बोला, ओह, नाना की पुत्री मैना है। और उस समय में वह कराल रूपधारी आउटरम जनरल यानी विकराल रूप धारण करे यानी क्रूर हृदय वाला वह आउटरम वहाँ पहुँचा और उसने नाना साहब की पुत्री को पहचान लिया और कहा, ये तो मैना है। पर वो बालिका किसी की तरफ ना देखती, चारों सैनिकों को देखकर जरा भी नहीं डरी।
जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। और वह बालिका उन सैनिकों को देख करके जरा भी नहीं डरी, न जरा विचलित हुई। और आउटरम ने आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ करके उस बालिका से कहा कि अंग्रेज सरकार के आदेश से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। यहाँ पर दो बातें हैं। एक है भारत सरकार, ठीक है, कि दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। दूसरे में कहा गया है कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भारत सरकार उस समय में उस सरकार को कहा जाता था जो लंदन का, यानी कि लंदन के जो संसद था उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती थी। ठीक है, आदेश लंदन से आते थे और उसको यहाँ पर उसका पालन किया जाता था, और उस आदेश को जो पालन कराती थी, यानी कि जिस उस आदेश पर जो शासन करती थी, वो यहाँ की सरकार को भारत सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह की भाषा लिखी गई, एक भारत सरकार और एक अंग्रेज सरकार, क्योंकि आज्ञा किसकी होती थी? लंदन से अंग्रेज सरकार की ही होती थी और उसी की मानी भी जाती थी। मैना उसके मुख की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं यहाँ बैठकर जी भर रो सकूँ। अब वो कहती है कि आप थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए ताकि मैं मन भर करके यहाँ पर रो सकूँ, इस प्रसाद पर, इस ढेर पर मैं बैठ करके अपने मन को हल्का कर सकूं। पर पाषाण हृदय वाले नाना ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होने दी। लेकिन वो कठोर हृदय वाला जनरल था और उसने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वो कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। और उस समय में नाना साहब की पुत्री के हाथ में हथकड़ी लगाई गई और कानपुर के किला में लाकर उसे बंद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, और एक पत्र निकलता था जिसके जो एक इतिहासवेत्ता थे महादेव चटनवीस, वो एक बाखर पत्र निकालते थे। उस पत्र में निकला, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। उन्होंने लिखा है कि कानपुर के किले के अंदर एक बहुत ही भयंकर हत्या की गई है। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। और कहते हैं कि नाना साहब की जो एकमात्र कन्या थी देवी मैना, उसे आग में जला करके भस्म कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। उस भीषण अग्नि में भी वह शांत और सरल मूर्ति की तरह खड़ी रहने वाली उस अनुपम, माने जिसकी उपमा हम किसी से दे नहीं सकते, ऐसी बालिका को जब लोगों ने जलता हुआ देखा तो उसे उन्होंने देवी समझ करके प्रणाम किया, क्योंकि कोई साधारण बालिका में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आग के बीच में भी एक स्थिर होकर के खड़ी रह सके और इस तरह से अपने आत्म बलिदान को दे सके। ठीक है, तो इस पाठ में हमने ये सब पढ़ा और ये जाना कि किस तरह से देवी मैना को अंग्रेज सरकार ने जला करके भस्म कर दिया गया। उस समय 1857 की वह भी एक नन्ही सी स्वाधीनता सेनानी थी जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। आगे हम इसके कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। बालिका मैना ने सेनापति हेस को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो उसने कौन कौन से तर्क दिए? तो उसने तर्क दिया कि यह जो महल है ये जड़ पदार्थ है, इसने आपका नहीं कुछ बिगाड़ा। आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए हैं वे आपके विद्रोही हैं, उन्हें आप दंड दीजिए, उन्हें आप सजा दीजिए। यह मकान तो निर्जीव है, इसने जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए आप इसे मत तोड़िए। और दूसरा, उसने मुझे यह स्थान बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी रक्षा की जाए। ठीक है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? तो मैना इसलिए इसे बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसके पिता का वास स्थान था, वो अपने पिता के साथ वहाँ रहती थी, वह स्थान उसे बहुत ज़्यादा प्रिय था, वो उसका घर था और वो अपने घर की रक्षा करना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों का नाना साहब पर बहुत ज़्यादा क्रोध था और वे उसे विद्रोही मानते थे। अब वो चाहते थे कि नाना साहब की सारी संपत्ति को, उनके सगे संबंधियों को नष्ट कर दिया जाए। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के कारण थे कि वह उसे जब उन्हें ये पता चला कि वह उनकी पुत्री मैरी की सहचरी है, तभी उन्होंने उसे पहचाना और समझे और वो अपनी पुत्री की तरह उनसे प्रेम करते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वह स्थान सुरक्षित रहे और देवी मैना के जीवन को बचाया जाए। मैना की अंतिम इच्छा थी उसके प्रसाद पर बैठ करके रो लेने की, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। तो नाना साहब की मैना की तो अंतिम इच्छा थी कि वह अपने उस प्रसाद के ढेर पर, यानी उस महल के ढेर पर बैठकर कुछ रो ले, लेकिन आउटरम ने उसे नहीं ऐसा करने दिया। उसके मन में अंग्रेज सरकार का भय था क्योंकि वह जानते थे
कि अंग्रेज सरकार ने जैसा व्यवहार सर टॉमस हे के साथ किया वैसा ही व्यवहार वो उसके साथ भी कर सकते हैं, और जो आरोप उन्होंने सर टॉमस हे पर लगाए वही आरोप उन पर भी लगा सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने मैना की इच्छा को पूरी नहीं होने दिया। मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो मैना के चरित्र की जो विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे कि वो एक बहादुर बालिका थी, निडर थी, ठीक है, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता रखती थी, सैनिकों को देख करके विचलित नहीं हुई और अपने देश के प्रति उसके मन में भक्ति की भावना थी, जिसके कारण वह अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकी और उसे बलिदान देने में भी किसी तरह का कोई संकोच नहीं हुआ। छठा प्रश्न है कि सर टाइम्स 6 में सितंबर में लिखा था कि बड़े दुख का विषय भारत सरकार आज तक दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ पाई। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो मैंने आपको पाठ के बीच में बताया था, भारत सरकार से आशय है कि वह सरकार जो अंग्रेज सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे जाते थे और वो भारत पर अपना अधिकार करते, अपना शासन चलाते थे और उन्हीं की आज्ञा से वो भारत में सारे शासन कार्य को देखते थे, तो उसे हम भारत सरकार कहते थे। तो ये पाठ आपका यहाँ पर पूरा हुआ। इसमें जितना भी आपकी के प्रश्न उत्तर हैं उसे भी आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना पड़ेगा, और पूरे पाठ को जब पढ़ लेंगे अच्छे से अपने से भी तो सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आ जाएगा। अगले पाठ में फिर हम अगले वीडियो में फिर हम अगले पाठ के विषय में चर्चा करेंगे।